हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल करंट अफेयर्स क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 6 और 7 अगस्त 2023 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होगा। व्याख्या: भारत की स्वदेशी नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM और हेलेना हेलीकॉप्टर लॉन्च NAG हथियार प्रणाली का संस्करण, जिसे ध्रुवास्त्र कहा जाता है, को भारतीय सशस्त्र बल में शामिल करने की तैयारी है। नाग ATGM और हेलेना ध्रुवास्त्र दोनों मिसाइलें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL द्वारा निर्मित हैं। नाग सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ध्रुवास्त्र हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। नाग ATGM को एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के तहत विकसित किया गया है, जिसमें 4 अन्य मिसाइलें अग्नि, आकाश, त्रिशूल और पृथ्वी भी शामिल हैं। NAG को प्रोस्पिना के नाम से भी जाना जाता है। ये तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसमें फायर और फॉरगेट शीर्ष हमले की क्षमता है। नाग की परिचालन सीमा 4 किलोमीटर तक है और यह एक अग्रानुक्रम उच्च विस्फोटक एंटी टैंक हीट हथियार से लैस है। नाग ATGM की लंबाई लगभग 1.834 मीटर, व्यास 0.158 मीटर और वजन लगभग 44 किलोग्राम है। हेलेना एक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH से लॉन्च किया गया है। ALH में 2 ट्विन लॉन्चर लगे हैं, दोनों तरफ एक प्रत्येक में 8 मिसाइलें हैं। इसकी परिचालन सीमा 7 किलोमीटर तक और लंबाई 1.946 मीटर और व्यास 0.150 मीटर है। इसमें एक उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर IIR है जो लॉक ऑन बिफोर लॉन्च LOBL मोड में काम करता है और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में स्वचालित लक्ष्य का पता लगाने और ट्रैकिंग करने में सक्षम है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसकी बिक्री पर रोक लगा दी है? दोस्तों, आपका सही आंसर केटोप्रोफेन और असेक्लोफेनाक की बिक्री पर होगा। व्याख्या: 31 जुलाई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, पशु उपयोग के लिए केटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनाक का उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रतिबंध की सिफारिश ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB ने की थी। ये गैर स्टेराइल सूजन रोधी दवाएं हैं जिनका उपयोग अक्सर मनुष्यों और जानवरों दोनों में दर्द और सूजन से राहत देने के लिए किया जाता है। 1990 के दशक के दौरान भारत में गिद्धों की आबादी में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई, जिसका कारण मवेशियों में डाइक्लोफेनाक का उपयोग था। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां हैं, जिनमें 6 निवासी प्रजातियां सफेद दुम वाले गिद्ध, भारतीय गिद्ध, पतले चोंच वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध, दाढ़ी वाले गिद्ध, मिस्र के गिद्ध और 3 प्रवासी प्रजातियां सिनेरियस गिद्ध, ग्रिफॉन गिद्ध, हिमालयी गिद्ध शामिल हैं। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस IAS अधिकारी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर N विट्ठल होगा। व्याख्या: पद्म भूषण से सम्मानित और 1960 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी N विट्ठल का चेन्नई में निधन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सचिव 1990 से 1996 के रूप में, उन्होंने सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने और उद्योग के साथ रणनीतिक गठबंधन के लिए नीतियां शुरू की। इससे अंततः सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI का गठन हुआ। दूरसंचार आयोग के अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने दूरसंचार क्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया भी शुरू की और राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 को मंजूरी दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई। अपनी पुस्तक करप्शन इन इंडिया द रोडब्लॉक टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी की प्रस्तावना में वे कहते हैं, भ्रष्टाचार राष्ट्र विरोधी, आर्थिक विकास विरोधी और गरीब विरोधी है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन ऐप MASI ऐप होगा।
व्याख्या। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनकी निरीक्षण प्रक्रिया की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए MSI एप्लीकेशन विकसित किया है। बाल कल्याण समिति CWC किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है। इसका प्राथमिक उद्देश्य उन बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करना और हल करना है जो त्याग दिए गए हैं, अनाथ हैं, माता पिता द्वारा स्वेच्छा से त्याग दिए गए हैं या खो गए हैं और जिन्हें देखभाल और ध्यान की आवश्यकता है। CWC ऐसे बच्चों की वृद्धि, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास से संबंधित मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उनकी आवश्यक जरूरतों का प्रावधान सुनिश्चित करती है और उनकी भलाई की रक्षा करती है। MSI देश भर में सभी CCI के निरीक्षण के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है, जो उपरोक्त अधिकारियों में से किसी को भी एकीकृत निरीक्षण करने में सक्षम बनाता है। एप्लीकेशन एक निगरानी पोर्टल से जुड़ा हुआ है, जहां स्वचालित रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिससे CCI की स्थिति पर वास्तविक समय पर अपडेट सुनिश्चित होता है। निरीक्षण चक्र के पूरा होने से पहले और बाद में किशोर न्याय अधिनियम और उसके नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। MSI की निर्बाध कार्यप्रणाली को एक प्रश्नावली द्वारा सुगम बनाया गया है, जिसे अधिकारी ऐप के माध्यम से भरते हैं और जमा करते हैं। सबमिट करने पर सिस्टम स्वचालित रूप से निगरानी पोर्टल पर पूरी रिपोर्ट तैयार करता है, जिससे CCI की स्थिति के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कौन सा राज्य जल्द ही अपने विदेशी प्रवासियों को शुभयात्रा योजना के साथ विदा करेगा है? दोस्तों, आपका सही आंसर केरल राज्य होगा। व्याख्या। केरल राज्य सरकार ने शुभयात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य केरल से पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासियों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। शुभयात्रा योजना इच्छुक विदेशी नौकरी चाहने वालों के सामने आने वाली वित्तीय बाधाओं को दूर करने के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करती है। ये योजना विदेशी रोजगार कौशल सहायक नामक एक आसान ऋण प्रदान करेगी, जो प्रवासन के लिए प्रारंभिक खर्चों को कवर करती है। ऋण राशि प्राप्तकर्ता देश में उनके नियोक्ता द्वारा उम्मीदवार को दिए जाने वाले वेतन के समानुपाती होगी। योजना के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों के साथ सहयोग करेगी। ये बैंक पात्र उम्मीदवारों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ब्याज छूट के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और ऋण के लिए 6 महीने की कर अवकाश प्रदान करेगी। शुभयात्रा योजना के समर्थन में केरल सरकार ने प्रवासियों को कर अवकाश और ब्याज छूट प्रदान करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। कर अवकाश और ब्याज छूट का उद्देश्य पहली बार प्रवासियों पर वित्तीय बोझ को कम करना और राज्य से उच्च गुणवत्ता वाले पेशेवर प्रवासन को बढ़ावा देना है। सॉफ्ट लोन का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को उधार ली गई राशि चुकाने के लिए 3 साल तक की छूट अवधि मिलेगी। इस लचीली पुनर्भुगतान योजना से प्रवासियों के लिए संक्रमण को आसान बनाने और उन्हें तत्काल वित्तीय तनाव के बिना अपने विदेशी करियर में खुद को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के नवीनीकरण का शुभारंभ करेंगे? दोस्तों, आपका सही आंसर 508 रेलवे स्टेशनों का होगा। व्याख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को भारत भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए वस्तुतः आधारशिला रखने के लिए तैयार हैं। अमृत भारत योजना के तहत क्रियान्वित इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य यात्री सुविधाओं को बढ़ाना और रेलवे के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। 24,470 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ पुनर्विकास कार्य रेलवे प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुल 1,309 स्टेशनों में से 508 को अमृत भारत योजना के तहत पुनर्विकास के प्रारंभिक चरण के लिए चुना गया है। ये स्टेशन 10 राज्यों में स्थित हैं: आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तमिलनाडु।
इन राज्यों में 24 स्टेशनों पर चल रहे निर्माण कार्य का बजट 11,136 करोड़ रुपये है। योजना के लगभग 25% से 30% स्टेशनों को पुनर्विकास प्रक्रिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए केरल का एर्नाकुलम स्टेशन, जिसका बजट 445 करोड़ रुपए है, को पटरियों के दोनों किनारों पर निर्माण के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे विस्तार के लिए सीमित जगह बचती है। 335 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले गुजरात के साबरमती स्टेशन को मल्टी मॉडल परिवहन कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, क्योंकि यह आगामी बुलेट ट्रेन परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में सुधार के दौर से गुजर रहे 24 स्टेशनों में से कुछ को पर्याप्त आवंटन प्राप्त हुआ है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को पुनर्विकास के लिए 1,813 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी तरह गुजरात के सूरत स्टेशन को 980 करोड़ रुपए का नवीनीकरण मिल रहा है, जबकि तमिलनाडु के चेन्नई एग्मोर स्टेशन की विकास लागत 842 करोड़ रुपए अनुमानित है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में सरकार ने लैपटॉप, पीसी और टैबलेट के आयात पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन को कब तक के लिए टाल दिया है? दोस्तों, आपका सही आंसर 1 नवंबर 2023 तक के लिए होगा। व्याख्या: भारतीय सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT के माध्यम से लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर पर आयात प्रतिबंधों के कार्यान्वयन को 1 नवंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। लैपटॉप, टैबलेट और पीसी की आयात खेप को 31 अक्टूबर 2023 तक बिना लाइसेंस के मंजूरी दी जा सकती है। 1 नवंबर 2023 से आयात खेप की निकासी के लिए प्रतिबंधित आयात के लिए एक वैध लाइसेंस की आवश्यकता होगी। इस कदम का उद्देश्य इन उत्पादों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और चीन और कोरिया जैसे देशों से आने वाले शिपमेंट को कम करना है। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में भारत को किस देश से एंटी टैंक स्पाइक NLOS मिसाइलें मिली हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर इजराइल देश से होगा। व्याख्या: भारतीय वायुसेना को इजराइल से हवाई लॉन्च इजरायली स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें प्राप्त हुई, जो हेलीकॉप्टर से 50 किलोमीटर और जमीन से 32 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार सकती हैं। इसे इजरायली कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने डिजाइन किया था। यह विभिन्न कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है, जिसमें मैन पोर्टेबल, वाहन लॉन्च और हेलीकॉप्टर लॉन्च वेरिएंट शामिल है। हवा से प्रक्षेपित स्पाइक NLOS ATGM गतिरोध दूरियों से जमीनी लक्ष्यों पर सटीक हमले करने में सक्षम है। दुश्मन के टैंक रेजिमेंटों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने और उनकी प्रगति को प्रभावी ढंग से रोकने की क्षमता प्रदर्शित करता है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव कौन बन गए हैं? दोस्तों, आपका सही आंसर राजीव गौबा होगा। व्याख्या: कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर 1 साल का विस्तार दिया है, जिससे वह भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले कैबिनेट सचिव बन गए हैं। ये निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा किया गया था। यह विस्तार महत्वपूर्ण नियमों में ढील के परिणामस्वरूप आया है, जिससे उन्हें 30 अगस्त 2023 के बाद भी अपने पद पर बने रहने की अनुमति मिल गई है। केंद्र सरकार को जनहित में कैबिनेट सचिव को सेवा विस्तार देने का अधिकार है। हालांकि यह विस्तार कुल मिलाकर 4 साल से अधिक नहीं हो सकता। राजीव गौबा 1982 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने 2019 में कैबिनेट सचिव का पद संभाला। शुरुआत में 2 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया था। अब उन्हें 2 बार विस्तार मिल चुका है, पहले 2021 में और अब अगस्त 2023 से आगे। इस नवीनतम विस्तार के साथ उनका कार्यकाल BD पांडे से आगे निकल जाएगा, जो 2 नवंबर 1972 से 31 मार्च 1977 तक इस पद पर रहे, जिससे राजीव गौबा भारत के नौकरशाही इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले कैबिनेट सचिव बन गए। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट में 19 नए जिलों और 3 नए संभागों के गठन को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है
ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश।